इसमें जो हम पढ़ेंगे ना आगे, वो है नर्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने तुम्हें बताया था K2Cr2 7 KMnO4 की बैलेंसिंग, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, वेंट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में, ऐसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नोट करना आगे, इससे पहले का सारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरे नाम इसके बता रखे हैं मैंने, गैल्वेनिक सेल। पास्ट लिखना थोड़ा सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिक केमिकल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक। और एक स्पेशल नाम जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो है डेनियल सेल। ये ऑब्जेक्टिव में, नीट के ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। डेनियल सेल कौन से कपल के लिए होता है? जिंक और कॉपर वाले की, यही डिस्कस किया जाता है। जिंक और कॉपर वाले कपल के लिए है, जिसको बहुत ढंग से करना है, बहुत स्लोली करना है। तो 11th के लेक्चर्स में दे रखा है मैंने, बहुत स्लोली है उसमें। और नहीं तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, होगा पूरा डिस्कस लेकिन थोड़ा सा फास्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, इन केस ऑफ जिंक कॉपर कपल इट इज आल्सो नोन एज डेनियल सेल। इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। याद करते रहना, साथ साथ याद करके जाना है। सही ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें 11th क्लास में बताया, ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है ब्लू कलर की, याद होगा। इसके अंदर मैंने जिंक रॉड को डिप कर दिया, जिंक रॉड को डिप किया। जिंक रॉड को डिप करेंगे तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, जिंक रॉड को डिप किया तो जिंक और कॉपर में रिएक्शन होगी कि नहीं? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक इज मोर reactive than copper, so it will displace copper from its solution, forming जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, पता है ना? तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी? फेड होती जाएगी। और कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, पता है ना? तो नीचे कॉपर जो है वो डिपॉजिट कर जाएगा। ये 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं। ये कॉपर नीचे रेडिश ब्राउन कलर का ये डिपॉजिट हो जाएगा, और जिंक रॉड का वेट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात समझ नहीं है? जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप किया तो इनमें रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट सल्फेट, और कॉपर मेटल नीचे आके डिपॉजिट होता जाएगा। और जिंक की रॉड जो है इसका वेट कम होता जाएगा, इसका वेट कम होता जाएगा। कॉपर मेटल जो है रेडिश ब्राउन कलर का नीचे डिपॉजिट होता रहेगा। रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डेल्टा एच होता है नेगेटिव, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, लेकिन ये टेम्परेचर हीट की फॉर्म में रिलीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? कुछ कनेक्शन नहीं है इसके साथ कोई, तो इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये 9th-10th क्लास में ये पढ़ते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इससे जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ब्लू कलर से फेड होती जाएगी, और कॉपर मेटल जो बना है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये समझ आ गया इतना? अब इसके अंदर आगे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इसको यूटिलाइज करना है। अगर हमें इसको यूटिलाइज करना है तो इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक एक सेल ढंग से नोट करेंगे इसमें। ये लिया मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक वेसल। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी वेसल होगा तो उसके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो एनोड होगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लोन वर्ड से याद आ गया कि नहीं? लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे हमेशा एनोड,
लेफ्ट हमेशा नेगेटिव। ये किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट हमेशा एनोड होगा, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव होगा। ये याद कर लेना, ये प्रूव भी हो जाएगा अभी। ये याद कर लेना, ये प्रूव भी हो जाएगा अभी। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। जिंक रॉड को डिप किया, सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट की, 1 मोलर जिंक सल्फेट के अंदर। जिंक रॉड को डिप किया, ये जिंक रॉड है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाते रहो जाओ और साथ साथ याद जरूर करते रहना। जिंक रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रॉड को डिप किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। सही ना? जिंक रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और इसको कनेक्ट कर दिया है एक यहाँ पे कॉपर रॉड है। ये कॉपर की रॉड है, इसको डिप किया हुआ है। ये कॉपर की रॉड है, इसको डिप किया हुआ है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, राइट पे। कॉपर की रॉड को कनेक्ट कर रखा है कॉपर 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक का इलेक्ट्रोड दिखा रखा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड दिखा रखा है। जिंक की रॉड दिखा रखी है, कॉपर की रॉड दिखा रखी है। दोनों को कनेक्ट कर रखा है बाय दिस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर क्या है? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक दोनों रॉड, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज, 11th क्लास में मैंने बता रखा है। कभी भी कोई क्वेश्चन आना तो इसी का आना है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। याद आ गया कि नहीं है? तो ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रखा है किससे? विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है, इससे कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर जनरली क्या होता है? KCl और KNO3 और K2SO4 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा इसका। इसका फंक्शन मैं आगे बताऊंगा जब इसका पूरा यूज सिखा दूंगा। जब इसका मैं यूज सिखा दूंगा तब बताऊंगा। अब मैं जो बताऊंगा मैं वो थोड़ा सा रब करूंगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड नोट कर लिया तक? नोट कर लिया सबने आगे? अब ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मैं दो पोटेंशियल बताऊंगा तुम्हें, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक है रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ध्यान देना एक बार। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इन जनरल हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लिया? मैं जिंक रॉड को ना नीचे बना रहा हूं, मैं रब कर दूंगा दोबारा। ये देखो, ये वेसल था, यही वाली चीज दिखा रहा हूं मैं। ये वाली चीज समझ आ रहा है कि नहीं? ये जिंक रॉड थी, ये जिंक रॉड है। नीचे कौन सी सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट। नीचे कौन सी सॉल्यूशन है? 1 मोलर जिंक सल्फेट। यही है ना? मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओपी जो लिखा है मैंने, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखो, अब जिंक के केस में इसकी टेंडेंसी सबको पता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, तो जिंक जो है इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे इस रॉड की ही बात कर रहा हूं मैं समझाने के लिए नीचे बता रहा हूं। ऊपर जो रॉड है जिंक, मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसको समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसके पास। ये इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, दिख रहे कि नहीं है? रॉड के अंदर, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन दिख गए, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रह जाएंगे। जिंक रॉड के इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और जिंक 2+ आयंस कहां चले जाएंगे? जिंक 2+ आयंस कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। जिंक 2+ आयंस कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर।
ये समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये क्या दिखाया मैंने, जिंक की रॉड थी ये, नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। जिंक की रॉड है, से इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए और जिंक 2+ आयंस कहां गए, सॉल्यूशन के अंदर। टाइम के साथ साथ जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? अब ये चीज दिखाई, मैं हटा रहा हूं उसको। तो ये ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, जब सॉल्यूशन का प्रेशर ग्रेटर देन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो तब होगा। सॉल्यूशन का प्रेशर होता है, दो प्रेशर होते हैं, एक सॉल्यूशन प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर याद है ना, कुछ सॉल्वेंट से रिलेटेड था, जो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है तो मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और उल्टा होगा तो मेटल आयन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन प्रेशर से। ये दो प्रेशर बस ध्यान रख लेना, डिटेल आज तक कभी नहीं पूछी हुई है इसकी, बस नाम पता होना चाहिए इसलिए बताया। सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल की टेंडेंसी, मेटल रॉड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए यहाँ पे और जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में चले गए। ये बात समझ आ गई थी कि नहीं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रोड्यूस हुए इस रॉड पे पहले, इसीलिए नेगेटिव है, इसलिए एनोड नेगेटिव होता है इस केस में, इसलिए एनोड क्या होता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या था, पॉजिटिव, बैटरी से कनेक्टेड था। लेकिन ध्यान रखना, होगा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, होगा दोनों के केस में ऑक्सीडेशन ही। तो ये तुम्हें समझ आ गया यहाँ पे। अब इक्विलिब्रियम पे जब ये और जिंक 2+ आयंस लूज नहीं कर सकता है, उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे यहाँ पे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है पूरा, इस रॉड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर क्या है इसके, पॉजिटिव चार्ज। तब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि बाहर जिंक 2+ आ रहे हैं और अंदर क्या है, नेगेटिव है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। जब भी चार्ज डिफरेंस आता है तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और उससे ही इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ आ गया? सेम ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कॉपर के केस में डिसाइड करेंगे, कॉपर रॉड के केस में। अब कॉपर रॉड में क्या होगा, अगर कॉपर रॉड है तो क्या होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो कॉपर 2+ आयंस हैं वो अंदर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थी, इधर यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर+2 आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और कॉपर मेटल यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? है जिंक वाले केस में क्या बाहर निकला था, जिंक 2+, इलेक्ट्रॉन रह गए थे अंदर। कॉपर वाले केस में क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर से, तो क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कॉपर+2 आयंस अंदर आ जाएंगे। अब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कैसे आएगा, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, बाहर नेगेटिव। तो अब जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया है इसे कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये 11th क्लास में बताया हुआ है, समझ आ गया तो बहुत सी बात है। ऑब्जेक्टिव में एक बार पुराने एएमयू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर है, तो मेटल आयन को रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्या बोलेंगे, मेटल आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो, समझ आ गया कि नहीं इतना? तो बस इतना पता होना चाहिए। मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ और जल्दी बताऊंगा थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ मैंने अभी दो टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार डायग्राम दोबारा देखेंगे इसका। ये देखो, ये था जिंक की रॉड डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट में, जिंक की रॉड डिप किया, पीछे डायग्राम बना है तो बना रहने देना। जिंक की रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ये कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड है, इसको डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, कॉपर की रॉड, सही ना। कॉपर की रॉड को डिप किया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया है यू शेप ट्यूब से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl,
K2SO4 या KNO3, याद आ गया ना, बीच बताया था। और दोनों रॉड को कनेक्ट कर रखा है वाया वोल्ट मीटर, वाया वोल्ट मीटर। ये बता दिया पीछे, ये पीछे बता दिया सारा। अब इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगी वो नोट करेंगे। जिंक अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक विल गिव जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है? जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? जिंक क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। और कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ये हाँ जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट। करंट जाएगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट, ये याद रखना जरूर। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड। और करंट कैसे ट्रेवल कर रही है, कैथोड टू एनोड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, जिंक टू कॉपर, और करंट कॉपर टू जिंक। आगे समझ के नहीं है? जिंक से कॉपर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सही ना, इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ये जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो करंट कैसे जाएगी, कॉपर टू जिंक। ये पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। तो अब जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करती रहेगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेगा, कॉपर प्लस 2 आयन सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा। ऐसे प्रोसेस होता रहेगा कि नहीं? अभी तक सॉल्ट ब्रिज का कोई फंक्शन नहीं आया। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर प्लस 2 आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन। जिंक रॉड का वेट टाइम के साथ साथ अपने आप ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कॉपर का वेट बढ़ता जा रहा है। एनोड का वेट कम होता जा रहा है, कैथोड का वेट बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा ऐसा, जब यहाँ पे नीचे जिंक 2 प्लस बहुत सारे हो जाएंगे। जब जिंक 2 प्लस नीचे बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो क्या ये जिंक 2 प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने देंगे, ये इनको पकड़ देंगे कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको जाने नहीं देंगे, तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज। जिंक 2 प्लस क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में हो गए हैं, इनको खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, केसीएल की सॉल्यूशन, केसीएल की सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक बार नोट कर लेंगे यहाँ पे। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, inverted U-shaped tube containing an inverted U-shaped tube containing an inert electrolyte, containing inert electrolyte ब्रैकेट में देना, डिसॉल्व्ड इन अगर अगर और जिलेटिन सॉल्यूशन, ताकि याद रहे। डिसॉल्व्ड इन सेमी सॉलिड पेस्ट कैसे बनता है इसका, डिसॉल्व्ड इन अगर अगर, AgAr AgAr, डिसॉल्व्ड इन अगर अगर और जिलेटिन सॉल्यूशन। इससे जिलेटिन सॉल्यूशन, इससे क्या, ये इसमें क्यों डिसॉल्व करते हैं, ताकि इसका सेमी सॉलिड पेस्ट बन सके। और कोई पूछता कि इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब क्यों लिए है, ताकि आयंस आसानी से फ्लो कर सके। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लिए ना, इन्वर्टेड है ताकि आयंस फ्लो कर सके। अब बताओ, केसीएल के अंदर दो आयंस हैं, एक के प्लस और सीएल माइनस, दो आयंस है ना इसके अंदर केसीएल में। के प्लस आयंस कहां जाएंगे, के प्लस आयंस जाएंगे किसकी तरफ, यहाँ पे कौन से आयंस, देखो कॉपर 2 प्लस जो है ये तो इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट होता जा रहा है। यहाँ पे कौन से आयंस एक्सेस में, नीचे सल्फेट आयंस एक्सेस में है, नीचे यहाँ सल्फेट आयंस है, ये एक्सेस में है यहाँ पे। तो इसको खत्म करने के लिए केसीएल के कौन से आयंस आएंगे इधर, के प्लस आयंस, के प्लस आयंस, के प्लस आयंस, ये आके इसको खत्म कर देंगे। और इधर कौन से आयंस एक्सेस में थे, जिंक 2 प्लस वाली साइड, जिंक वाली साइड Zn2 प्लस, तो उसको खत्म करने के लिए क्या आएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और ये इसको खत्म कर देगा। तो इससे क्या होगा, ZnCl2 यहाँ बन गया, K2SO4 यहाँ बन गया। ZnCl2 भी आयनिक फॉर्म में है, लेकिन न्यूट्रलाइज्ड है जिंक 2 प्लस आयंस। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाता तो क्या हो जाता, ये यहाँ पे चोक कर देता इसको, इस वाले पार्ट को,
और करंट का फ्लो स्टॉप ही रहता, आयन फ्लो नहीं कर सकते और करंट का फ्लो क्या रहता, बंद हो जाता। तो ध्यान रखना, अगर ये तुम्हें समझ आ गया ना आयंस कैसे फ्लो कर रहे हैं, Cl माइनस गए Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, K प्लस गए SO4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दोनों की वेलोसिटी ध्यान रखना, Cl माइनस की और K प्लस की वेलोसिटी जो है, इनकी मोबिलिटी, इनकी मूवमेंट, इनकी स्पीड लगभग होनी चाहिए बराबर। नहीं तो यहाँ पे एक लिक्विड जंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा फिर इधर, तो इससे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LJP डेवलप हो जाता है और वो ईएमएफ निकालने में एरर क्रिएट करेगा। नोट कर लेंगे एक बार ये, वेलोसिटी ऑफ बोथ द आयंस, velocity of both the ions of electrolyte, ब्रैकेट में लिख देना KCl, velocity of both the ions of the electrolyte, ब्रैकेट में लिख देना KCl, should be approximately, exactly same तो कभी नहीं हो सकती, should be approximately same in order to prevent the formation of क्या, liquid junction potential, in order to prevent the formation of liquid junction potential। नहीं तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा और ये एरर क्रिएट करेगा, ये एरर क्रिएट करेगा ई नोट सेल को मेजर करने में, सही ना, ये एरर क्रिएट करेगा किसको, एलजेपी ई नोट सेल को, जो हम निकालते थे ई नोट सेल क्या था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, उसको निकालने में एरर क्रिएट करेगा। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये समझ आ गया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये पूरा बता दिया यहाँ पे। अब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब न्यूट्रलाइज करने के बाद करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा कुछ और टाइम। अब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नेट रिएक्शन आ गई, दोनों को ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो क्या इक्वेशन आएगी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये पता है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना आगे, ये तो सेल रिएक्शन है, ये क्या है, सेल रिएक्शन, ये एक एनोड हाफ सेल था, ये कैथोड हाफ सेल था, नीचे नेट रिएक्शन है, नीचे क्या है, नेट रिएक्शन, और आप क्या लिखेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन, मैंने बताया हुआ पहले भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक से जिंक 2 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक से जिंक 2 प्लस, दिख रहा है ना कहां पे लिख रहा हूं मैं, जिंक से जिंक 2 प्लस, राइट हैंड साइड पे कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन पड़ा हुआ ना, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर पूरा कंप्लीट दिखाना है तुम्हें तो यहाँ पे मार्क कर देना, जिंक वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव था तो ऊपर इसके नेगेटिव दिखा देना, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव दिखा देना। क्या क्लियर हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। कई बार ऐसे भी लिखते हैं, जिंक से जिंक 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर। अब इसका फॉर्मूला ई नोट सेल का, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ईएमएफ, ई नोट सेल और ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, जो कहां पे आएगा, वोल्ट मीटर के अंदर, यहां पे आएगा ईएमएफ ऑफ सेल। ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों के कौन से पोटेंशियल होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी आयन पहले एटम बाद में, ई नोट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। ध्यान, ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, ई नोट सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ये आने चाहिए, सही ना, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट भी लिख सकते हैं, सही ना, इसको ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट भी लिख सकते हैं। समझ आ गया पूरा कि नहीं, सवाल समझ आ गया? देखो इसमें हुआ क्या है, जिंक की रॉड थी यहाँ पे, जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक 2 प्लस नीचे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करेंगे आगे जाएंगे कहाँ पे, कैथोड पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां पे कॉपर प्लस 2 आयन जो थे, कॉपर प्लस 2 आयन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। टाइम के साथ साथ अपने आप ही जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा, कॉपर का वेट बढ़ता जाएगा,
एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब जिंक 2 प्लस आयंस बहुत एक्सेस में हो जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl माइनस यहाँ पे आते हैं, Cl माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे KCl के, और K प्लस आयंस यहाँ पे आएंगे जो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे ताकि करंट का फ्लो मेंटेन रहे। फिर जो रिएक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, नेट सेल रिएक्शन लिखी, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, नेट सेल रिएक्शन लिखी, और ई नोट सेल का फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर? ई नोट सेल का फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब इसी के अंदर अगर हम एक्सटर्नल सप्लाई लगा देते हैं, ध्यान देंगे, अगर एक्सटर्नल सप्लाई लगा दी तो क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज जो है मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी है क्या, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फेज। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, वेलोसिटी दोनों आयंस की सेम होनी चाहिए। इसके फंक्शंस क्या है सॉल्ट ब्रिज के? इसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई कि नहीं? इट मेंटेन्स, इसके फंक्शन है ये, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन। It maintains electroneutrality of the two solution। ये पहला फंक्शन है इसका, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा पॉइंट, इट मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ आयंस, it maintains continuous flow of ions, it maintains continuous flow of ions from one solution to the other, it maintains continuous flow of ions from one solution to the other without mixing them, without mixing them। एक वर्ड में बोले इसी लाइन को तो क्या है, इट मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, इट मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? इट मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया होता तो एक साइड पॉजिटिव आयन एक साइड नेगेटिव आयन आ जाता है कि नहीं ऐसे? तो इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। इससे क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। क्या आता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज, तो एक नया पोटेंशियल आ जाएगा डिफरेंस की वजह से। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ LJP, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LJP। अगर ये आएगा तो ई नोट सेल का जो तुमने फॉर्मूला लिखा है इसमें साथ में LJP को ऐड करना पड़ेगा, प्लस LJP भी आ जाएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नोट कर लिया पूरा? अब इसके ऊपर लगा दी मैंने एक्सटर्नल सप्लाई, ध्यान देंगे, इसके ऊपर लगा दी एक्सटर्नल सप्लाई, ये रहा, लिख दिया ई एक्सटर्नल, बाहर से एक सप्लाई लगा दी ई एक्सटर्नल, इसके ऊपर लगा दी है एक्सटर्नल सप्लाई, पहला केस। और नीचे वोल्ट मीटर देखना, नीचे जो वोल्टेज आई है हमारी, वो जो करंट मिली है हमें केमिकल एनर्जी से, वो है नीचे। अब ई एक्सटर्नल अगर लेस देन EMF है, EMF कहां मेजर हो रहा है, वोल्ट मीटर के अंदर, यहाँ पे ई एक्सटर्नल अगर लेस देन EMF है तो क्या करंट की डायरेक्शन पे या फर्क पड़ेगा कोई? है ये बाहर वाली सप्लाई जो हमने लगाई है वो लेस है EMF से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और ये काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। काम कैसे करेगा ये? इलेक्ट्रोकेमिकल, जैसे कर रहा था वैसे ही काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। अगर ई एक्सटर्नल जो हमने लगाई है, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स में आया था, ई एक्सटर्नल लेस देन EMF है तो ये नॉर्मल काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर इक्वल टू EMF है तो ये रिवर्सिबल सेल की तरह काम करेगा, करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, मतलब एनोड से कैथोड भी जा रहा है, कैथोड से एनोड भी, यानी ये दोनों का काम कर रहा है। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी और इलेक्ट्रोकेमिकल का भी, ऐसे कह सकते हैं, रिवर्सिबल सेल होता है। अगर ई एक्सटर्नल ई इंटरनल EMF के इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल सेल। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल सेल। लास्ट केस, अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन EMF हो जाए, ये इंपॉर्टेंट केस है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन EMF हो गया, यानी बाहर की सप्लाई जा रहा है, यानी हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, तब ये काम करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये काम करेगा अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ये 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आया, तीनों केस डिस्कस कर रहे थे।
डायग्राम बना के तीनों केस डिस्कस करने थे, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ईएमएफ है, देन इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड करंट डायरेक्शन विल बी चेंज्ड, ये चेंज कर जाएगी और ये जिंक से कॉपर हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन पूरा मतलब हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ये समझ आ गया पूरा कि नहीं? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, इसका बेसिक्स मैंने बता दिया तुम्हें, इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? केसीएल सेमी सॉलिड फेज की फॉर्म, केसीएल सेमी सॉलिड फेज की फॉर्म में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस में, नीट में, आईआईटी मेंस में, एडवांस में, हर जगह पूछा हुआ है। अगर AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिंक सल्फेट, अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए AgNO3, तो क्या हम KCl को एज इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं? अगर AgNO3 यहाँ पे आ गया, जिंक की ये Ag की रॉड है, इसको डिप किया AgNO3 के अंदर, तो क्या हम KCl को एज ए सॉल्ट ब्रिज यूज कर सकते हैं? बताओ। सर AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, सबने पढ़ रखी है क्वालिटेटिव के अंदर। अब हम KCl को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि KCl मैंने अगर डाला तो KCl बना देगा इसका एक सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट, AgCl का सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और वो यहाँ पे जाकर चोक कर देगा। AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया व्हाइट कलर का, और यहाँ पे आप आयंस का फ्लो खत्म हो जाएगा। समझिए कि नहीं? तो AgNO3 अगर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सॉल्यूशन लिया हमने AgNO3 का 1 मोलर AgNO3 लिया, देन KCl कांट बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, then KCl can't be used in salt bridge because AgCl is precipitated। ये याद रखना जरूर, ये पूछा जाता क्वेश्चन। AgNO3 हो या अगर PbNO3 वोल्टोइज होता तो तब क्या यूज कर सकते थे? तब भी नहीं, क्योंकि तब भी KCl डलेगा तो PbCl2 का क्या बन जाएगा, ये नहीं पूछा हुआ आज तक, PbCl2 का प्रेशर बन जाएगा। ये अकेला ऐसा प्रेशर था जो कहाँ सॉल्युबल था, याद आ गया? हॉट वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल था PbCl2। जहां आ गया दिस सॉल्ट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो कौन सा लेना है? PbCl के, Pb+2 आयन सेंस करता है, Pb+2 आयन सेंस करता है। और तीसरा केस, अगर हमने Hg2NO3 होल ट्वाइस ले लिया, तो क्या हम KCl ले सकते हैं? तब भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि Hg2Cl2 का वाइट PPD बन जाएगा। लास्ट के दो केस चाहे मत ध्यान रखना, AgCl वाला केस जरूर याद रखना, यही पूछा था पेपर के अंदर। अगर AgNO3 हमने लिया है सॉल्यूशन को, तो KCl कांट बी यूज्ड एज, कांट बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। रीजन समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सर लास्ट वाला क्या था? AgCl का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। हाँ, किसी को पूछना कुछ? सर लास्ट वाला आपने क्या बताया था जिससे Hg2Cl2 बन रहा है? Hg2NO3 अल्ट्राइज, मर्कुरस नाइट्रेट अगर है तब भी KCl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि Hg2Cl2 का वाइट PPD बन जाएगा। ये हिमांग वही पहला वाला केस है जो है ना, Ag प्लस Pb2 प्लस Hg22 प्लस, वो Ag हाँ जी पिला भाई वाला कराया था, जो याद आ गया क्वालिटेटिव में, पहला ग्रुप फर्स्ट, जिसका रेजन था डाइल्यूट HCl। वही तीनों हैं, तो वही तीनों तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं क्लोराइड के साथ, याद आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये कर लेना जरूर यहाँ तक। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर लिया डिटेल में, अभी आगे मैं डिफरेंसेस कराऊंगा ईएमएफ के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये दो डिफरेंस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे एसएचजी। एक बार रिजॉइन कर लेंगे।